नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। पहले तो आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। कल से हमारी छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएँगी। छुट्टियाँ लाइव क्लासों की रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस तो चलती रहेंगी। ठीक है, आप लोग आइए, देखिए, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ काम किया है, ऐसी बात नहीं है। आपको अनअकैडमी की बात करें तो मैं हूँ दिवाकर शास्त्री और विगत 8 सालों से मैं ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, करंट क्लास ले रहा हूँ। ज्योग्राफी के तीनों पार्ट लेता हूँ मैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी पे अनअकैडमी के 3 प्लेटफ़ॉर्म आप ये समझ लीजिए। अनअकैडमी के जैसे नए बच्चे को बता रहा हूँ मैं, अनअकैडमी 3 प्लेटफ़ॉर्म हैं। एक होता है प्लस की क्लासें, एक होती है यूट्यूब की क्लासें, एक होती है स्पेशल क्लासें। और तीनों ही जगह पे आपको लाइव क्लास मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है और कवर फुल सिलेबस किया जाता है और क्विज़ और आपको जोड़ी जाती है। ठीक है? तो इसके अलावा प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा है कि आपको मार्गदर्शन मिल जाता है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। प्लस को समझाने के बहुत सारे तरीके हैं और जितने भी एजुकेटर्स हैं उस चैनल के वो सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएँगे। तो रास्ता जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी वो सब आपको एक साथ मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और फिर इसे इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, स्टेट पीसीएस पूछेगा मैनेज गोल्स में, तो वहाँ पे आपको आरपीएससी करना है ऐप में। फिर अगला उसमें आएगा प्लस पे काम करना है और फिर अगला आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन जाओगे यहाँ पे करोगे तो ये फीस पूछता है। जब फीस पूछेगा तो फीस दो प्रकार की है, एक तो है 12 महीनों की। 12 महीनों की फीस मात्र 7,000 रुपये। आप सोचिए, 12 महीनों की फीस 7,000। ये ऑफलाइन के 1 महीने की फीस हुआ करती थी कोई जमाना। 24 महीने की, यानी अब डबल हो गया महीना। लेकिन फीस बढ़ी कितनी, 1,400 रुपये मात्र बढ़ी है। ठीक है, और ये फीस अगर आपको ज्यादा लग रही है तो ये रेफरल कोड लगा लीजिएगा, दिवाकर 10। ये रेफरल कोड लगाते ही आपकी फीस में 10% की छूट मिल जाती है। कितनी मिल जाती है? 10% की। तो दिवाकर 10 एक रेफरल कोड है और उसका यूज करके आप अपनी फीस में 10% गेट 10% ऑफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वो है राजस्थान अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम ही टेलीग्राम चैनल है और इसका भी आप यूज कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी पीपीटी, सारी पीडीएफ, सब कुछ आपको यही मिलेगा। देखो, सबसे आसान सवाल है जो आप करेंगे। ये पूछ रहा है कौन सा राज्य कम से कम दो देशों के साथ सीमाओं को साझा करता है। आपको सिंपल सा बताना है, कौन सा राज्य कम से कम, कौन से राज्य है ये, है ना, कौन से राज्य कम से कम दो देशों के साथ सीमाओं को साझा करते हैं। तो देखिए, आप जानते हो दो देशों के साथ जो सीमाएं साझा करते हैं, सिक्किम की सीमा चीन के साथ लगती है। के साथ लग रही है, चीन के साथ। ऐसा है क्या? क्या बताएगा, सिक्किम किसके साथ लगती है? आप जानते हो सिक्किम की सीमा नेपाल से भी लगती है। सिक्किम की जो सीमा है चीन से भी लग रही है और सिक्किम की जो सीमा है भूटान से भी लगती है। तो आप जानते हो सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है। ठीक है, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो भी 3 देशों के साथ लग रही है। और आप जानते हो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लग रही है और बांग्लादेश के साथ भी लग रही है। असम की बात करूं तो असम की सीमाएं दो देशों के साथ लगती है। एक असम की सीमा बांग्लादेश से लग रही है और एक असम की सीमा किससे लग रही है बताओ, देखा, भूटान से। तो आपसे पूछ रहा है
दो देशों के साथ सीमा साझा करने वाला तो कौन है? असम। असम की सीमा बांग्लादेश से भी लग रही है और असम की सीमा भूटान से भी लग रही है। जबकि जो सिक्किम की सीमाएं हैं, सिक्किम की सीमाएं 3 देशों से लगती हैं, पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों से लगती है। अब आने वाले जो एग्जाम है पटवारी है, पटवारी में इंडियन ज्योग्राफी है, वो टारगेट किया जा रहा है। रीट है, रीट में भी ज्योग्राफी है इंडियन, वो टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पेपर बनाया है उसी संदर्भ में बनाया गया, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी। चलो मान लेते हैं। सीधा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में लिखिए। आपको बतानी है कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पे कौन है और सबसे कम ऊंचाई पर कौन है। तो देखिए दोस्तों, श्रीनगर की जो ऊंचाई है सबसे ज्यादा है, ये लगभग 1590 मीटर ऊंचाई पर है श्रीनगर। तो आपको लग रहा होगा वहां पे है, माउंट आबू से भी नीचे है ये, गुरु शिखर 1722 मीटर है, ज्यादा ऊंचा नहीं है, इतना ही है माउंट आबू जितना ही है, और जैसे लगता है आपको ऊपर। ठीक है, शिलोंग ये मेघालय है, वहां है 1496 मीटर ऊंचा है शिलोंग। ठीक है, कोहिमा है 1446 मीटर ऊंचा है। शिमला ज्यादा ऊंचा, कोहिमा ध्यान दीजिए शिमला। देखो दोबारा करते हैं जी। सबसे ऊंचा जो नगर है वो शिमला है, शिमला की ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है। कितनी है? अपना सबसे ज्यादा ऊंचा कौन है? शिमला है, इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई है। ठीक है, 2200 से ऊपर चला जाता है ये। ठीक है, श्रीनगर की ऊंचाई है वो 1590 मीटर है। ठीक है, कोहिमा की जो ऊंचाई है वो कम है, शिलांग ज्यादा है। तो क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो सबसे ऊपर आ जाएगा शिमला, फिर उसके बाद में जो नगर है शिमला के बाद में वो है श्रीनगर, तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है शिलोंग, और चौथे नंबर पे जो नगर आएगा वो आएगा कोहिमा। तो आपको पूछे कि सबसे ज्यादा ऊंचा नगर है तो वो है शिमला, श्रीनगर से भी ज्यादा ऊंचा है क्या है? शिमला। ध्यान देना ये बात। निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और बताइए, ये पश्चिम से पूर्व क्रम, पश्चिम से पूर्व क्रम, पश्चिम से पूर्व क्रम बताना आपको। निम्नलिखित नगरों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है। आप ये मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि भारत है, ये आपके नगर हैं, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या रहेगा। देखो बठिंडा सबसे लास्ट में है, ऐसा है क्या? बताओ, देखो बठिंडा है, पठानकोट है सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में आएगा बठिंडा। यहाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ जाएगा पठानकोट, फिर आ जाएगा पटियाला, लास्ट में आ जाएगा अंबाला। तो आप ये कह सकते हो तो इनका क्रम है, सबसे पश्चिम में कौन है? बठिंडा है, उसके बाद में कौन है? पठानकोट है, फिर कौन है? पटियाला है, और फिर कौन है? अंबाला है। तो हम ये कह सकते हैं सबसे पश्चिम में जो नगर है, सबसे पश्चिम में जो है इन नगरों में वो है बठिंडा, फिर उसके आगे है पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो फिर पठानकोट, फिर पटियाला, फिर अंबाला, क्रम से ही है। सबसे पश्चिम में कौन हो गया? बठिंडा। चलो तो समझ में आ गया। अब आपको अगला क्वेश्चन है, ये जो चट्टानी क्रम दे रखा है आपका, इनमें कौन सा भारत में भूवैज्ञानिक समुद्रों के बनने की आयु के आधार पर सही क्रम है? चट्टानी क्रम पूछ रहा है, चट्टानी क्रम बताना है, सबसे पहले कौन सी चट्टानी बनी, फिर कौन सी बनी, फिर कौन सी बनी, आपको ये बताना है। देखो इनकी बात करें तो सबसे पहले बनी थी सबसे प्राचीन अरावली। ठीक है, के बाद में आया धारवाड़ क्रम की चट्टाने, के बाद आया कुडम्बा क्रम की चट्टाने, और फिर आई विंध्यन क्रम की चट्टाने।
सबसे प्राचीन जो चट्टानी शैल समूह है वो है अरावली करंदी, सबसे प्राचीन अरावली। उसके बाद नंबर 2 पे आई धारवाड़, फिर बनी कुडप्पा और फिर बनी विंध्यन। ध्यान देना, सबसे प्राचीन अरावली है, अरावली के बाद में धारवाड़, धारवाड़ को कुडप्पा, कुडप्पा के बाद विंध्यनकरण की चट्टानें हैं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के सबसे ज्यादा नजदीक है। आपसे बिल्कुल सिंपल पूछा जा रहा है कर्क रेखा के सबसे ज्यादा नजदीक कौन है इन चार में से। देखिए इनमें से आपके सामने बिल्कुल सीधा ऑप्शन था, तो आपके सामने ऐसे ही निकल गए कि ये इम्फाल बैठा दो, राजकोट बैठा दो। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, क्योंकि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर रही है, 8 में 2 की राजधानी यहाँ पे है आइजोल, मिजोरम की राजधानी, और कलकत्ता की राजधानी, तो बंगाल की राजधानी कलकत्ता। तो आपको इन दो में से ही चुनना है, तो दो में से चुनना है, तो आप जानते हो सबसे ज्यादा जो नजदीक है उनमें अपन काउंट नहीं की जाते हैं, तो पहले रांची, करतला और आइजोल। तो सीधी सी बात है, इन 3 ऑप्शंस में तो ये उपलब्ध है यहाँ पे, तो क्या करोगे आप, कर्क रेखा के सबसे ज्यादा जो नजदीक है वो कौन है, आइजोल है। अब ये पूछ रहा है किस राज्य की सीमाएं अन्य राज्यों के साथ अधिकतम साझा होती है। देखिए इन 4 राज्यों की बात हो रही है, इन 4 राज्यों, वैसे तो यूपी की सीमाएं सबसे ज्यादा 8 राज्यों से लगती है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पूछ रहा है ये जो 4 राज्य उपलब्ध है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इनमें किसकी सीमाएं सबसे ज्यादा राज्यों से लग रही है। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं, मध्य प्रदेश की सीमाएं लगती है 5 राज्यों के साथ, पश्चिम बंगाल की भी लगती है 5 राज्यों के साथ, आंध्र प्रदेश की भी लगती है 5 राज्यों के साथ, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं हैं वो 7 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, 7 राज्यों से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य लगा रहा है, छत्तीसगढ़। वैसे भारत में सबसे ज्यादा सीमा यूपी लगाता है 8 राज्यों के साथ, ठीक है। पूछ रहा है कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे ज्यादा नजदीक है। कौन सा एक ऐसा शहर है जो पोर्ट ब्लेयर के सबसे ज्यादा पास पड़ेगा। तो देखो आप जानते हो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है और भौगोलिक रूप से ये म्यांमार के पास है। यांगून जो है यह सबसे ज्यादा पोर्ट ब्लेयर के पास पड़ता है, ठीक है। कोलकाता नहीं, कोलमपुर नहीं, सिंगापुर नहीं। कोलकाता बंगाल की राजधानी है, कोलमपुर मलेशिया की राजधानी है, सिंगापुर सिंगापुर का मामला है, ठीक है। अभी अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा अजीब सा है, आपको पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे नजदीक देशांतर पे है। सबसे ज्यादा नजदीक देशांतर पे कौन सा शहर है। बहुत इजी है ये, जैसा आपको लग रहा होगा वैसा ऐसा कुछ है नहीं इसमें। देखो यूं मानो कि ये दिल्ली है, क्या है, ये दिल्ली है। अब दिल्ली के सबसे ज्यादा नजदीक, तो देखो ये पुणे है यहाँ पे, तो मान लो एक बार बड़ा सा मान लो ये यहाँ पे क्या है, पुणे। यहाँ पे नागपुर है, ये बढ़ता थोड़ा ना, नागपुर है, और इधर आपका क्या है, हैदराबाद है। तो यहाँ पे है बेंगलोर, ऐसे मानो। तो जो देशांतर है दिल्ली वाला, दिल्ली जो है देशांतर वो है 77 10, ठीक है, 77 10 है। जबकि जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु 70.79 है। तो जो ज्यादा पास पड़ रहा है वो कौन पड़ रहा है, बेंगलुरु। ये पूछ रहा है कि दिल्ली जिस देशांतर पर स्थित है उसके आसपास के देशांतर पे भारत का और दूसरा शहर इन चारों में से कौन सा स्थित है, नजदीक पड़ेगा देशांतर के हिसाब से, तो बेंगलोर पड़ेगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा एक दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ रहा है? आपको बताना है कौन सा एक दर्रा है जो लहासा को लद्दाख से जोड़ता है। तो देखिए, ये बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, लहासा को लद्दाख से। तो लहासा क्या है? तिब्बत में। कहाँ पे है? तिब्बत में है लहासा। ये बात दिमाग में रखना। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा भौगोलिक रूप से आप और जारी हो तो गलतियां करोगे फिर तो। देखो, यहाँ पर है लहासा और ये है लद्दाख, समझो आप। ठीक है? तो इनको जोड़ने वाला दर्रा जो यहाँ पे उपलब्ध हो, यहाँ पे उपलब्ध हो, बताओ कौन सा है? तो स्वाभाविक है, बुर्जिल जो दर्रा है वो तो इधर है। बुर्जिल कहाँ पे? इधर है, जम्मू कश्मीर में। तो इसका तो मैट्रिक क्लोज हो गया। खैबर तो और भी दूर चला गया। खैबर जो दर्रा है ये तो बहुत चला गया दूर। ठीक है? खैबर तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान में है। खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। बाबूसर जो दर्रा है, बाबूसर, ये गिलगिट बाल्टिस्तान, ये भी पाकिस्तान में ही है। गिलगिट बाल्टिस्तान में है, तो ये भी नहीं है। अब आपके पास क्या बचा? लनक ला दर्रा। क्या बचा दोस्तों? लनक ला दर्रा बचा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि लहासा को जो लद्दाख से जोड़ता है वो ललकना दर्रा है। ठीक है? चलो भाई, अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक प्राचीनतम शैल समूह, मैंने पहले बताया था विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़। मैंने बताया था पहले आपको, यहाँ पे देखो एक सवाल कराया था मैंने, ये रहा अरावली, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। ठीक है? तो उसी सवाल से रिलेटेड है, लेकिन इसमें ऑप्शन बदल गया, एक आर्कियन आ गया है। क्या आ गया है? आर्कियन। आपको पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें भारत का प्राचीनतम शैल समूह विद्यमान है? जैसा कि आप जानते हो, सबसे प्राचीन चट्टानें होती हैं आर्कियन चट्टानें। अब इसका क्रम जो बन गया, ये है गया आर्कियन। ठीक है? चलो, ये जो बूमला दर्रा है, कौन सा? डूमला नहीं, बूमला है। जानते हो डूमला क्या होता है? डूमला, डूमला नहीं, डूमला का नाम है डूमला। डूमला क्या था? पहले के जमाने में चलते थे, पर चलते नहीं सब। आजकल तो क्रॉकरी, प्लास्टिक के बर्तन दुनिया भर के आ गए। ये पहले का उसको कूट कूट के बनाते थे, अनाज साफ करने में काम आता था, सामान रखने में काम आता था। ये बनता था गद्दी से, कूट कूट के, डूमले बोलते थे उनको। ठीक है? अपना सवाल है बूमला। बूमला दर्रा कहाँ स्थित है? देखो, सिक्किम में दो दर्रे हैं, जलेपा, नाथुला। हिमाचल में है सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा। उत्तराखंड में है माना, नीति, लिपुलेख। तो बचा क्या? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में है बूमला दर्रा। तो क्या करता है? तिब्बत से जोड़ता है अरुणाचल को। ठीक है? निम्नलिखित में से भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे ज्यादा निकट कौन है? आपको बताना है, ग्रेट निकोबार के सबसे ज्यादा निकट श्रीलंका है, जावा है, बोर्नियो है, सुमात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे ज्यादा निकट है? तो आप जानते हो, वो जब नीचे अपने से देखते हैं भारत को, यहाँ पे एक मैंने कल भी आपको बताया था, यहाँ पे एक जल संधि है, आप जानते हो उसको, ग्रेट चैनल बोलते हैं इसको, ग्रेट चैनल। ये सुमात्रा है सुमात्रा। ये जो दक्षिणी लास्ट बिंदु है आपका,
ये है महान निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो सबसे ज्यादा नजदीक किसके पहुंचा ये? सुमात्रा के। ठीक है? ये क्या है? ग्रेट चैनल, महान चैनल है ये। हिमालय पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर हिमालय में स्थित है? ये पूछ रहा है, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं इनमें से कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां महान हिमालय में स्थित है? महान हिमालय में स्थित पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है? देखो आप आराम से कर लोगे। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, सबसे ऊंची चोटी है, महान हिमालय में है। केटू फ्रांस हिमालय की चोटी है, हिमालय की है ही नहीं, तो ये तो नहीं है। किसकी है? फ्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में है। धौलागिरी है, नेपाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में अपने। नामचा बर्मा अरुणाचल में है। और ये सब महान हिमालय की पार्ट है। क्या कह सकते हो आप? महान हिमालय के ही पार्ट है। ध्यान देना दोस्तों, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है लेकिन महान हिमालय का पार्ट है। ठीक है? धौलागिरी भी नेपाल में है, धौलाधर नहीं है, धौलागिरी है। धौलाधर हिमाचल में आ जाएगा। ये भी नेपाल में है और ये भी महान हिमालय का पार्ट है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और नामचा बर्मा कहाँ है? अरुणाचल में है। लेकिन ये जो केटू है, ये केटू कहाँ है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है और कराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो महान हिमालय में कौन कौन से नहीं स्थित? तो कहते हैं अपन केटू स्थित नहीं है। नहीं लगाना भूल गए हो। ये कह रहा है लघु हिमालय और हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं सम्मिलित है? देखो अब 3 श्रेणियां हैं और उनकी बात हो रही है। सबसे ऊपर जो होती है, देखो हिमालय का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो एरिया है ये पूरा एरिया जाता है फ्रांस हिमालय के अधीन। के अधीन है फ्रांस में। 3-4 चोटियां है, पर्वत श्रेणियां है। काराकोरम है, ये पहली वाली। दूसरी लद्दाख श्रेणी है, तीसरी जास्कर श्रेणी है। ठीक है? ये तो हो गई किसकी? काराकोरम श्रेणी ऊपर वाली, फिर ये लद्दाख श्रेणी दूसरे नंबर पे, और ये कौन सी है? जास्कर। यहाँ से फिर खानी स्टार्ट होती है और ये जो खानी है इसमें फिर 3 और आपके पर्वत श्रेणियां जुड़ जाती है। ये जो पहली है ये महान हिमालय है, ये दूसरी है ये हिमाचल हिमालय है, और ये तीसरी है इसी वाले हिमालय है। अब ये कह रहा है कि ये जो आपने बना दी लाइनें, मैंने जो बना दी, इसमें ये कौन सी श्रेणी है? ये कौन सी है? टुकड़े हैं नेपाल में कुछ, ऐसे समझो आप। अब ये जैसा अरावली पर्वतमाला है, अरावली है पूरी एक ही, लेकिन उदयपुर में उसे अलग नाम दिया गया है, कहीं और नाम दे दिया गया। तो ये कह रहा है लघु हिमालय है। ये क्या है? बीच में जो है क्या है? लघु हिमालय श्रेणी है। अब इस लघु हिमालय श्रेणी के अंदर कौन कौन सी पर्वत है? ये जो आपको फर्स्ट दिख रही है ये है पीर पंजाल। क्या है दोस्तों? पहली जो आपको दिख रही है उसका नाम है पीर पंजाल। दूसरी जो है वो है धौलाधर। वो धौलागिरी थी, अभी पिछले देख के आए हो आप, वो क्या थी? धौलागिरी। और अब मैं बता रहा हूँ धौलाधर। धौलाधर ये है मसूरी श्रेणी। ये जो है महाभारत श्रेणी है। तो ये जो है ये है डोकिया पर्वत। लास्ट वाली जो है ये है ब्लैक माउंटेन, काला पर्वत है। अच्छे लोगों के साथ है। ठीक है? तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे ये जो पीर पंजाल श्रेणी है, अब इसमें देखिए कौन सी नहीं है? धौलाघाट, पीर पंजाल, महाभारत। धौलाधर कर लो, इसको घाट कर दिया। तो कौन सी नहीं होगी? जासकर। लघु हिमालय में जासकर नहीं। जासकर मैंने कहाँ बताई है? ये जो बताई थी मैंने, इसका नाम क्या है? जासकर। तो ये क्या है? ट्रांस हिमालय का भाग है जासकर। आंसर तो क्या हो गया आपका? पहली बात तो ई इसका पार्ट नहीं है, 3 इसका पार्ट है। पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में है, धौलाधर हिमाचल में है, मसूरी उत्तराखंड में है, महाभारत श्रेणी नेपाल में है,
डोकिया जो पर्वत है, डोकिया पर्वत वो पड़ता है, ये जो डोकिया पर्वत आप देख रहे हो ये पड़ता है आपका भूटान में, नहीं नहीं सिक्किम में, और ये जो ब्लैक माउंटेन है ये पड़ता है आपका भूटान में। तो भाई ये कुल मिलाकर ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो समस्या बताओ हो तो, कोई भी समस्या हो तो बता सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कह रहा है कि प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है, जो फेमस कांगड़ा और कुल्लू घाटियां है वो कहाँ पे है। देखो दोस्तों बहुत इजी है, अभी अपन ने बताया था आपको, दोबारा बता देते हैं क्या समस्या है, इसमें कोई समस्या नहीं। क्या किया जाता है, और लाइन बनाएंगे। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको दो बातें बताई थी, दोबारा उन दो बातों को फिर देखिए आप। रामदेव बाबू कहता है करने से होता है, मैं कहता हूँ देखने से और बनाने से भी होता है। ये देखिए, ये जो पहली लाइन खींच दी मैंने, और ये जो मैं दूसरी लाइन खींचूंगा, ठीक है जी, ये दो लाइनें खींच दी साहब मैंने, और ये आपकी पहली लाइन तो है, इसको मत भूल जाना। समझाने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, आपके काम आएगा दोस्तों। देखिए बात ऐसी है, ये जो फर्स्ट लाइन मैंने बनाई थी वो भारत की थी, और ये ब्लू लाइन जो देख रहे हो ये है महान हिमालय। क्या है, ये महान हिमालय है। और ये दूसरी लाइन जो है ये है लघु हिमालय, इसे हिमाचल हिमालय कहते हैं। अब ये कह रहा है कि कांगड़ा और कुल्लू जो घाटी है, कुल्लूम नहीं है, कुल्लू घाटी है, इसके बीच में होगी। तो देखो भाई, यहाँ पे जो है वो कश्मीर घाटी है। क्या है, कश्मीर घाटी। आपको पूछे भाई कश्मीर घाटी किसके बीच में है, तो आप कह दोगे महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। यहाँ पे ये जो भी बात हो रही है कांगड़ा कुल्लू की, कांगड़ा कुल्लू घाटियां यहाँ पे है, तो आप क्या कहोगे कि महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है, ये तो कहोगे। आप क्या कहोगे, मसूरी घाटी कहाँ पे है, सब यहाँ पे है। आप बोलोगे कि काठमांडू कहाँ पे है, घाटी कहाँ पे है, तो आप क्या कहोगे महान हिमालय लघु हिमालय के बीच में। तो घाटियां क्या है, जो है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए साहब। अगर आपको यहाँ तक कोई भी समस्या अगर आ रही हो तो बताइए, सॉल्व करेंगे भी आपकी समस्या को। अगला क्वेश्चन देखिए आप, पेनगंगा और गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। जो पेनगंगा है और जो गोदावरी है उसके निम्न भागों में निम्न में से कौन सी चट्टानें पाई जाती है। अगर आपसे पूछ रहा है कौन सी चट्टानें मिलेगी आपको यहाँ पर, पेनगंगा और गोदावरी घाटियों के बीच मुख्यतः निम्न में से कौन सी चट्टानें पाई जाती है। तो पेनगंगा और गोदावरी, इसके बीच में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें मिलेगी आपको। कौन सी मिलेगी, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अब आपको ज्योग्राफी समझनी है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए इंडियन ज्योग्राफी में, आप कराएंगे जल्दी, इससे आपको फायदा हो। ठीक है, ये सारे चीजें जो हैं जीवाश्मों का निर्माण, भूकंप, हिमालयी नदियां, ये सब ये बताते हैं, सूखी झीलें, कि हिमालय का आज भी क्या हो रहा है, उत्थान। ये पूरा क्वेश्चन नहीं बनाया, उसमें नीचे ऑप्शन डालना भूल गया कि निम्नलिखित में से क्या सिद्ध करता है कि हिमालय का आज भी उत्थान हो रहा है। तो जीवाश्मों का निर्माण, भूकंप, अना हिमालय नदियां जो बह रही हैं, सूखी झीलें, ये बताती है आज भी, आज भी
हिमालय का उत्थान लगातार जारी है। अब जो पूछ रहा है बहुत इजी है, ये टोंगुप दर्रा है, कौन सा है? टोंगुप दर्रा। ये जो टोंगुप दर्रा है, यह भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय दर्रा है? नाम से ही पता पड़ रहा है, पीछे की तरफ चले जाएंगे अपन, पूर्व की तरफ, म्यांमार। ठीक है, ये म्यांमार का जो रखाइन प्रांत है, जो विवादित है, चर्चा में रहता है, रखाइन प्रांत है म्यांमार का, उस रखाइन प्रांत में स्थित है ये दर्रा। ठीक है, तो भारत को क्या कर रहा है? म्यांमार को जोड़ रहा है। ये वेलिकोंडा, नालकोंडा, पालकोंडा, कालकोंडा, नल्ला मलाई, पन्ना मलाई, इस तरह के जब नाम आ जाए तो वेलिकोंडा समूह इसका भाग है। भाई ये जो पर्वत श्रेणी है वेलिकोंडा, तो समझो आप दोस्तों, ये भारत हो गया है। अब ये कह रहा है कि ये तो हो गया आपका एक पार्ट, और ये हो गया एक पार्ट। ये है जो पूर्वी घाट है, क्या है? पूर्वी घाट। और ये जो है, ये है पश्चिमी घाट। अब आपको सवाल बस यही पूछ रहा है कि वेलिकोंडा जो समूह है, इस घाट का भाग है, पूर्वी घाट का है, पश्चिम घाट का? बाकी ये नीलगिरी पहाड़ियां और कार्डेनम पहाड़ियां तो पश्चिम घाट का ही पार्ट है। तो ये इसका ही तो पार्ट है। ये तो यहाँ पे आपकी नीलगिरी आ गई, और यहाँ पे आपकी कार्डेनम की पहाड़ियां हैं। वो तो कोई अलग से पहाड़ी है नहीं। अब पूछ तो सही रहा है वो, बात अलग है, ऑप्शन 4 दे दी उसने आपको, बेवकूफ बनाने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए। तो सीधी सी बात है दोस्तों, कोंडे कोंडे आ जाए, मल्ला नल्ला मलाई, पल्ला मलाई आ जाए, तब आप कर दिया करो पूर्वी घाट। कुछ भी आ जाए, नालकोंडा, फालकोंडा, गानकोंडा, सानकोंडा, रायाकोंडा, मायकोंडा, नल्ला मलाई, पन्ना मलाई, सल्ला मलाई, ऐसे कुछ भी मलाई उलाई आ जाए, कोंडे कोंडे आ जाए, तो कर दिया करो पूर्वी घाट। ठीक है, क्या करोगे? पूर्वी घाट। ठीक है, कृष्णा नदी के बेसिन में है ये पूर्वी वेलिकोंडा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, घबराया मत करो। मेरे साथ है तो बिल्कुल नहीं चलना आपको, तो छोड़ देते हैं। ये आपको क्या है, तो कह देते हैं, ऑप्शन नहीं दिया उसने, फिर वही बात है। हिमालय की उत्तरी ढाल जो है, ये कह रहा है जो हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है, क्या है? हिमालय पर्वत है। ठीक है, ये इसका उत्तरी ढाल है, और ये इसका दक्षिणी ढाल है। पहले तो दो बातें बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए सवाल। ये कह रहा है कि हिमालय का जो उत्तरी ढाल है, वो दक्षिणी ढाल की तुलना में अधिक सूर्यताप प्राप्त करेगा। अरे काय का करेगा भाई? सूरज जब इधर है तो किरणें जितनी ऊपर जाएगी, उत्तर की ओर, उतनी तिरछी हो जाएगी, तो कम प्राप्त करेगा सूर्यताप, ज्यादा नहीं करेगा, अधिक नहीं, कम। काटो। कह रहा है पश्चिम हिमालय है उसकी अपेक्षा, यानी कि ये जो आगे बढ़ेगा, ये हो गया पूर्वी हिमालय, और ये क्या हो गया? पश्चिमी हिमालय, ये वाला पार्ट। तो ये कह रहा है कि जो पश्चिमी हिमालय है, कौन सा? तो ये पश्चिमी हिमालय है, वो पूरी हिमालय से अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है? कतई नहीं पाई जाती। आप जानते हो भारत का जो सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है, वो दो जगह है, एक तो पश्चिम घाट पे है, और एक उत्तरी पूर्वी राज्यों में है। तो दूसरी बात भी गलत है, नहीं सही है दूसरा, पश्चिम हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, पहला गलत। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं, आप ज्यादा तनाव ले नहीं दोस्तों, असल में क्लास ले। हाँ, चलो देखते हैं। हाँ, तो ये बात हो गई है, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 16 तारीख को सुबह 12 बजे वाली जो क्लास है, 16 नवंबर की, कृषि के नवीनतम आंकड़ों से रिलेटेड है, कृषि के नवीनतम आंकड़े। और मैं कहूंगा कि आप जरूर ले, आपके आने वाले टाइम में बहुत काम आएगी। ठीक, देखो ये पूछ रहा है निम्न से कौन सा दर्रा, निम्न से जो कौन सा दर्रा है
निम्न में से कौन सा दर्रा सही सम्मिलित नहीं है? अब आप बताना है कौन सा सही सम्मिलित है, ये बता दो आप, तो बाद में कर लेंगे चर्चा। बताओ भाई बताओ, एक क्वेश्चन है जो आपको खुद दे दो। देखो मैं ही दे देता हूँ। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है, कोई शक नहीं, बिल्कुल सही बात है साहब। जो बनिहाल दर्रा है वो पीर पंजाल श्रेणी में है, ये उतनी ही सही बात है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, देखो इसमें आपको बिल्कुल इजी है, ज्यादा आप सोचते नहीं तो भी पार पड़ जाती है। ये जो जैलेपा है ना, जैलेपा दर्रा, पहले इसको पकड़ते हैं, सिक्किम में है। ये जो बनिहाल दर्रा है पीर पंजाल श्रेणी में है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? जो ऊंचाई है बाद में देख लेंगे। दूसरा है, ये जो जैलेपा दर्रा है, ये जैलेपा दर्रा सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में, ना कि तिब्बत में। तिब्बत की कैलाश श्रेणी में नहीं है, मतलब यूं समझ लीजिए आप, ये भारत के पास में दूर हो गया। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, और बाकी सही है। फोतुला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में है, खारदुल दर्रा लद्दाख श्रेणी में है। लंबा जोड़, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित, आपका लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है आज का। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटी को क्या कहते हैं? बताओ दोस्तों, क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं, दून कहते हैं, द्वार कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे भाई क्या कहते हैं घाटियों को, कौन बताएगा ये? निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहते हैं? देखो भाई, करेवा क्या है, समझो इन बातों को। करेवा एक हिमनद, हिम निक्षेप प्रत मिट्टी है, और इस मिट्टी में इसकी खेती होती है केसर की। ध्यान देना है आपको, जो करेवा है, करेवा जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर में। हिमयुगीन यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, हिमयुगीन, और उस मिट्टी में क्या की जाती है? केसर की जाती है। क्या की जाती है? केसर की जाती है। ठीक, दून पूछ रहा है, टून नहीं है, दून। पटली दून, पोटली दून, तो दून क्या होती है? घाटियां होती है। क्या होती हैं? घाटियां। द्वार भी क्या होती है? घाटी होती है। तो आप दो नदियों के मध्य को क्षेत्र कहते हैं, दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है दून। ये जो मोलिसिस बेसिन है ये कहाँ पे स्थित है? आपको पूछ रहा है, ये जो मोलिसिस बेसिन है वो कहाँ पर स्थित है? तो चलो दोस्तों, देखो दोस्तों, यहाँ तक करा दिया गया है। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में खुशियों के भंडार लेके आए, हमारी यही कामना है। आपके जीवन में आपको सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं, आप इन एग्जामों में पास हो जिससे आपके जीवन में और आपके परिवार को खुशी मिले, आपका जीवन रोशन में हो जाए। तो सभी लोगों को जो अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को देखते हैं, हमें वॉच कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हैं किसी भी प्रकार से, उन सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेगुलर क्लास चलेगी, सैटरडे को हमारा स्पेशल इवेंट चलता है, चलेगा। 16 तारीख को भी क्लास होगी, 15 को भी क्लास होगी, क्लासें रेगुलर चलेंगी। बस आपको क्या करना है, जुड़े रहना है, घर पे भी आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है। ठीक है।